हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल। माय नेम इज रोहित मिड्डा। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, दैट इज फॉर द एचपी क्लर्क एग्जाम। तो हमें पता है कि एचपी क्लर्क एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसी को लेकर हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड क्लास के दौरान आपको किसी भी तरह का डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। चलिए अब बढ़ेंगे क्लास की तरफ। क्लास की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो वीकली शेड्यूल रहता है हमारी क्लासेस का यूट्यूब के ऊपर, वो कुछ इस तरह से है। डेली सुबह 10:15 बजे 10 एमसीक्यू रिवीजन की क्लास जाती है, दैट इज फॉर द एचएएस, अलाइड और नायब तहसीलदार एग्जाम। उसके बाद मेंस करंट अफेयर यानी कि एचपीएएस मेंस करंट अफेयर इशू को डिस्कस किया जाता है। उसके बाद डेली करंट अफेयर्स की क्लास रहती है शाम को 6:15 बजे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एचपी क्लर्क की हमारी क्लास होती है रात के 8 बजे, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ फॉर एचपी क्लर्क उनको डिस्कस करते हैं। उसके बाद सी सेट की क्लास होती है 9 बजे। तो ये हमारा YouTube का शेड्यूल रहता है। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाती है सिविल स्टैफ की तरफ से, तो इन क्लासेस को देखना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक सिविल स्टैफ हिमाचल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सिविल स्टैफ हिमाचल के YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिए तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हिंदी में भी थोड़ा सा अनुवाद कर लेते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन की जब बात कर रहे हैं, देखिए इस क्वेश्चन की बात सबसे पहले तो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के अभी अभी चुनाव हुए। ठीक है, राष्ट्रपति के अभी अभी चुनाव हुए हैं, तो राष्ट्रपति इलेक्ट हुए, भारत में नए राष्ट्रपति आए हैं, तो इसी के चलते हुए राष्ट्रपति के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम करंट पर्सपेक्टिव से देखें तो देखिए भारत में राष्ट्रपति जो है, ठीक है, तो इंडिया में जो प्रेसिडेंट होता है वो कंट्री का एग्जीक्यूटिव हेड माना जाता है। आर्टिकल 52 कहता है, आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यहाँ पे एक राष्ट्रपति होना चाहिए भारत देश में। ठीक है, और आर्टिकल 53 यहाँ पर पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स की बात करता है, एग्जीक्यूटिव की जो पावर्स होती है उनको यहाँ पर डिफाइन करता है। अब राष्ट्रपति जो होगा वो किस तरह से इलेक्ट किया जाएगा। अब हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें जो है हमने दूसरे देशों के संविधान से अडॉप्ट की है। सबसे पहले तो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव करने का जो तरीका है वो हमने किस देश से अडॉप्ट किया, ये हमने अडॉप्ट किया, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं, ये हमने आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट किया। ये हमने आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट किया। और ये जो तरीका है दैट डिफाइंस अंडर द आर्टिकल 54 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 54 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। अब तरीका क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं कि तरीका क्या है। बेसिकली प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, तो प्रेसिडेंट को यहां पर इलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन से। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलने का मतलब होता है कि हम लोग वोट नहीं डालते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव हुए, बट हम लोगों ने, कॉमन सिटीजन ने वोट तो नहीं डाला। तो वोट कौन डालता है राष्ट्रपति चुनाव में, तो राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे पहले वोट डालते हैं द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, ध्यान रखिएगा मैं इलेक्टेड मेंबर बोल रहा हूं क्योंकि इनमें नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं, बट नॉमिनेटेड मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालते, ये सिर्फ इलेक्शन में वोट डालते हैं, इलेक्ट करने के टाइम पे वोट डालते हैं। उसके बाद इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। भारत में 28 राज्य हैं। अब इन 28 राज्य में जो विधानसभा है, विधानसभा के जो सदस्य हैं, अब हर स्टेट में विधानसभा के मेंबर डिफरेंट है, दैट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन। तो ये जो मेंबर्स हैं विधानसभा के, स्टेट विधानसभा के जो मेंबर्स हैं, ये वोट डालते हैं। उसके बाद हमारे पास, ध्यान रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर। उसके बाद विधान परिषद जो होता है, भारत में कुछ स्टेट्स में विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद के इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो कोई भी मेंबर वोट नहीं डालता, इस चीज को क्लियर रखिएगा। अब और कौन वोट डालता है, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। हमें पता है कि हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज है, उनमें से प्रेजेंटली 2 यूनियन टेरिटरीज में क्या है, विधानसभा है, दिल्ली और पुडुचेरी। तो उनके जो इलेक्टेड मेंबर है वो भी यहाँ पे वोट डालते हैं, तो इन लोगों के वोट डालने से यहाँ पर राष्ट्रपति इलेक्ट होता है। अभी भारत में चुनाव हुए और भारत के 15th प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए, भारत के 15वें राष्ट्रपति इलेक्ट किए गए, 15th प्रेसिडेंट यहाँ पे इलेक्ट हुए। इनका नाम हम सब जानते हैं, द्रौपदी मुर्मू। ये आपको किसी भी हालात में भूलना नहीं है, द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर भारत के
राष्ट्रपति यहाँ पे इलेक्ट किए गई हैं, द सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर इनके बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको और बताने वाला हूँ। देखिए, द्रौपदी मुर्मू भारत की सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट है। तो पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल, जो कि 2007 में यहाँ पर राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे थे। प्रतिभा सिंह पाटिल, कांग्रेस की तरफ से उनको यहाँ पे रेज किया गया था। अब सेकंड है यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू, बट भारत की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट, ट्राइबल क्योंकि ये ट्राइब से आती है, ठीक है, ये ट्राइबल एरिया में से बिलोंग करती है, ट्राइब से बिलोंग करती है। कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती है? संथल ट्राइब, ठीक है। कौन सी ट्राइब है? संथल ट्राइब है ये। तो संथल ट्राइब से ये बिलोंग करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भारत की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है, यानी कि कौन सी स्टेट में इनका बर्थ हुआ था? ओडिशा, ओडिशा। और ये झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं। ओडिशा में एमएलए भी रही, ओडिशा स्टेट में ये मिनिस्टर भी रही, बट ये बेसिकली झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी है। झारखंड की गवर्नर ये रह चुकी है। इसके अलावा यहां पर हम इनकी और बात करें तो ये द्रौपदी मुर्मू यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट यहां पे बोला जाता है, इनको बोला जा रहा है। क्यों? इनका जो जन्म है ये आजादी के बाद हुआ था। ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति है, 15th प्रेसिडेंट है। इससे पहले जो 14 प्रेसिडेंट भारत में रहे, आज तक भारत में जो 14 प्रेसिडेंट रहे, फर्स्ट थे राजेंद्र प्रसाद जी और द 14th वन रामनाथ कोविंद। ये 14th के 14 यहाँ पे जो राष्ट्रपति रहे, इन सबका जन्म आजादी से पहले हुआ था। तो ये इकलौती यहाँ पर ऐसे राष्ट्रपति हमारे पास आई है जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ, लगभग 1958 में। क्लियर? रामनाथ कोविंद जी का जन्म 1945 के आसपास हुआ था, तो आजादी से पहले ही उनका जन्म हुआ। तो ये द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट हम इनको बोल रहे हैं। क्लियर? आई होप इन सब चीजों के बारे में आपको पता लग गया होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट यहाँ पर है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। चलिए बढ़ेंगे आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन ऐसे राज्यों में नहीं किया जा सकता जिसकी आबादी डैश से अधिक नहीं है। आज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल may not be constituted in a state having population not exceeding dash। अब देखिए 1958 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था। बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 1958 में। बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसके चलते हुए यहां पर भारत में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जन्म हुआ था, बलवंत राय मेहता कमेटी। अब बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के बाद 2 अक्टूबर 1959 को भारत में राजस्थान के नागौर एरिया में पहली पंचायत का गठन किया गया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश में यहाँ पर पंचायती राज का सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। तो भारत का पहला ऐसा राज्य जहां पर पंचायती राज इंट्रोड्यूस हुआ था वो था राजस्थान। अब उसके बाद और कई स्टेट्स में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। बट व्हाट वाज द रिकमेंडेशंस ऑफ द बलवंत राय मेहता कमेटी? तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने यहाँ पर जो पंचायती राज सिस्टम है, तो इन्होंने बात करी थी 3 टियर पंचायती राज सिस्टम की। 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। अब 3 टियर पंचायती राज सिस्टम कैसे होगा? विलेज लेवल, ठीक है, ग्राम लेवल पे, सॉरी विलेज लेवल पे, उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल पे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब देखिए बेसिकली किस तरह का सुझाव यहां पे दिया गया था। विलेज लेवल पे यहां पर ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत। अब इंटरमीडिएट लेवल पर यहां पर बेसिकली पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, पंचायत समिति यहां पर बनाई जाएगी। और उसके बाद जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला परिषद यहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इन सब चीजों का सजेशन यहां पे दिया गया था। बट इसके साथ साथ उसके बाद एक और कमेटी आती है, दैट इज अशोक मेहता कमेटी। तो अशोक मेहता कमेटी कहती है कि 2 टियर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, 3 टियर नहीं होना चाहिए। तो जब हमने यहां पर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा 1992 में, पंचायती राज सिस्टम को संविधान के अंदर हमने इंक्लूड किया, तो हमने यहां पर क्या किया, एक रूल रखा कि ये जो पंचायती राज सिस्टम है इसमें जो इंटरमीडिएट लेवल है, यानी कि पंचायत समिति जो है ये उन्हीं राज्यों में होगी, ये उन राज्यों में होगी जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। ऐसी स्टेट जिसमें पॉपुलेशन जो है वो 20 लाख से ज्यादा है, ऐसी स्टेट में ही पंचायत इंटरमीडिएट लेवल पे बनाई जाएगी। अदरवाइज वो स्टेट्स जिनमें पॉपुलेशन 20 लाख से कम है उनमें या तो विलेज लेवल पे होगी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत नहीं होगी। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो गया? 20 लाख, 20 लाख। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अंडर द हैंड एड्रेस टू। देखिए भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? क्वेश्चन ये पूछा गया कि राष्ट्रपति ने अगर इस्तीफा देना हो तो वो किसको देता है? तो देखिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट की जो टर्म होती है वो 5 साल की होती है। भारत में राष्ट्रपति का टेन्योर जो होता है वो 5 साल का होता है, और 5 साल के पहले अगर वो अपना इस्तीफा देना चाहे तो वो दे सकता है, बट किसी भी वक्त राष्ट्रपति की कुर्सी खाली नहीं रहती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति की कुर्सी खाली नहीं रहती है। जब प्रेसिडेंट नहीं होता है, ठीक है, उसने रिजाइन कर दिया, छुट्टी पे बीमार है, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ये प्रेसिडेंट का काम करता है। इन केस वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहां पर वाइस प्रेसिडेंट का काम करते, प्रेसिडेंट का काम करते। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट भी नहीं है तो सीजीआई जो होंगे ये प्रेसिडेंट का काम करेंगे, ये यहां पर बताया गया है हमारे संविधान में। तो राष्ट्रपति जो है ये अपना इस्तीफा जो है ये वाइस प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, ये अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के 15वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है? देखिए सबसे पहले तो फाइनेंस कमीशन की जब हम बात करते हैं तो फाइनेंस कमीशन का गठन जो है यह आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है। आर्टिकल 280 के तहत यहाँ पर फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और बेसिकली जो पर्टिकुलर फाइनेंस कमीशन होता है इसका जो टेन्योर रहता है ये 5 साल का रहता है। 5 इयर्स के लिए फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, और फाइनेंस कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा चूज किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा चूज किए जाते हैं। 1952 में पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी अंडर द आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर हम यहाँ पे बात करें इस फाइनेंस कमीशन की तो 15वें फाइनेंस कमीशन के जो अध्यक्ष है इनका नाम है एनके सिंह, इनका नाम है एनके सिंह। ठीक है, अभी हमारा 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, इसके जो अध्यक्ष है इनका नाम है एनके सिंह। अब ये फाइनेंस कमीशन क्या करता है? देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उसको लेकर वर्क करता है फाइनेंस कमीशन, और राष्ट्रपति के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। क्लियर, 5 साल के लिए। तो एनके सिंह यहाँ पर 15th फाइनेंस कमीशन के हेड है। और यहाँ पर अगर मैं 14th की बात भी करूं तो 14th फाइनेंस कमीशन के हेड थे वाईवी रेड्डी। ये वाईवी रेड्डी आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, वाईवी रेड्डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर हमारा आंसर क्या था ये हम जानते हैं, एनके सिंह, ये मैंने यहां पे बता दिया था, एनके सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द स्पीकर ऑफ 15th लोकसभा? 15वीं लोकसभा के स्पीकर कौन थे? देखिए स्पीकर की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, स्पीकर की यहाँ पे हम बात करते हैं तो देखिए जो लोकसभा होती है हमारी, अब लोकसभा जो है ये हर 5 साल के लिए इलेक्ट की जाती है, हर 5 साल के लिए इलेक्ट होती है। आपको पता है एमपीज होते हैं इसमें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये जो एमपीज है इनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, डायरेक्टली यानी कि हम लोग वोट करते हैं, इन एमपीज को इलेक्ट करते हैं, और जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है, मतलब ज्यादा एमपीज होते हैं, उसकी यहाँ पर सरकार बन जाती है, उसकी यहाँ पर लोकसभा में मेजॉरिटी के साथ उसकी सरकार बनती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को देखने के लिए लोकसभा के सदस्यों में से ही, जो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से ही एक स्पीकर चूज किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो लोकसभा में रिप्रेजेंटेड हो रही है वो अपना अपना मेंबर नॉमिनेट कर देती है कि ये मेंबर हमारे पास हमारी पार्टी की तरफ से, ये हमारी पार्टी की तरफ। तो फिर से लोकसभा के अंदर इंटरनल वोटिंग होती है और एक बंदे को चूज करके स्पीकर बनाया जाता है। एक स्पीकर होता है, एक डिप्टी स्पीकर होता है, दैट इज एज पर द आर्टिकल 93 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर एक स्पीकर होता है, एक डिप्टी स्पीकर होता है। ठीक है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही मेंबर्स में से ही चूज किए जाते हैं, और ये हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। तो 15वीं लोकसभा के स्पीकर कौन थे? देखिए प्रेजेंटली हमारी 17th लोकसभा चल रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो प्रेजेंटली हमारी 17th लोकसभा है, तो 17th लोकसभा में जो स्पीकर है ये है ओम बिरला, कोटा राजस्थान से लोकसभा के सांसद है ये। उसके बाद 16th लोकसभा की अगर मैं बात करूं, 16th लोकसभा की हमारे जो स्पीकर थे ये थी एक लेडी सुमित्रा महाजन। और अगर हम 15वीं लोकसभा की बात करते हैं, 15th लोकसभा की हम यहाँ पे बात करते हैं तो मीरा कुमार यहाँ पे स्पीकर थी 15वीं लोकसभा के स्पीकर यहाँ पे थी मीरा कुमार। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैंने तीनों को ही आपको बता दिया, बट यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। फर्स्ट स्पीकर, पहले स्पीकर जो थे हमारी पहली लोकसभा के स्पीकर, यानी कि इनका नाम था जीवी मवलांकर।
जीवी मवलांकर, जीवी मवलांकर, ये हमारी पहली लोकसभा के स्पीकर थे, पहली लोकसभा के स्पीकर थे जीवी मवलांकर। चलिए आगे बढ़ेंगे, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इन इंडिया? भारत में जो एडवोकेट जनरल होते हैं, एक राज्य में जो एडवोकेट जनरल होते हैं, इनको नियुक्त कौन करता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? सॉरी, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए एडवोकेट जनरल की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 165, आर्टिकल 165 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे कहता है कि यहां पर हर स्टेट में एक एडवोकेट जनरल होगा। यह एडवोकेट जनरल स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, लॉ ऑफिसर, लॉ ऑफिसर। अब देखिए होता क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है इनको भी टाइम टू टाइम लीगल एडवाइस की जरूरत पड़ती है, तो स्टेट को लीगल एडवाइस देने के लिए यहां पर एक पोस्ट बनाई जाती है एडवोकेट जनरल। या फिर मैं इसके अलावा एक और चीज यहां पे बात करूंगा कि देखिए सरकार के ऊपर भी तो केसेस होते हैं, तो सरकार को कोर्ट में जो पर्सन रिप्रेजेंट करता है, सरकार की तरफ से जो पर्सन केसेस लड़ता है वो होता है एडवोकेट जनरल, वो होता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। यहां पे मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, राज्य सरकार की बात कर रहा हूं, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के लिए तो हमारे पास होता है अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, वो कंट्री के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। और यहां पर हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 165 द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो एडवोकेट जनरल को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल एक स्टेट में यहां पर एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करता है, राज्यपाल, गवर्नर ऑफ द स्टेट। एंड अगर मैं हिमाचल प्रदेश की अभी बात करूं तो हमारे स्टेट की एचपी के जो प्रेजेंट यहां पर एडवोकेट जनरल है, इनका नाम है अशोक शर्मा, इनका नाम है अशोक शर्मा। यह है प्रेजेंट यहां पे एडवोकेट जनरल हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के। क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एडवोकेट जनरल यहां पर यह है अशोक शर्मा जी, यह है अशोक शर्मा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? मैक्सिमम, ठीक है। तो देखिए राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं, राज्यसभा हमारा अपर हाउस है, हमारा अपर हाउस है, और यहां पर इसको काउंसिल ऑफ द स्टेट्स भी बोला जाता है, इसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। ये भी आप बहुत ध्यान में रखेंगे, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है राज्यसभा को। तो राज्यसभा में जो मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं वो हो सकते हैं 250, ठीक है। ये जो 250 है ये है 238 इलेक्टेड प्लस 12 नॉमिनेटेड, 12 नॉमिनेटेड। और अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट यहां पर 245 है, 233 इलेक्टेड प्लस 12 नॉमिनेटेड, प्लस 12 नॉमिनेटेड, ये हमारे पास प्रेजेंट है। तो देखिए 233 जो होते हैं इनको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, यानी कि एमएलएस के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। और ये जो 12 मेंबर है इनको प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। राष्ट्रपति भारत में स्पोर्ट्स की फील्ड से, लिटरेचर की फील्ड से, आर्ट की फील्ड से जो फेमस पर्सनालिटीज होती है जिन्होंने अपना जीवन देश को समर्पित किया इन फील्ड्स में, उनको यहाँ पर प्रेसिडेंट नियुक्त करता है नॉमिनेटेड मेंबर के पद पे, दैट इज राज्यसभा के मेंबर के तौर पे। तो राज्यसभा में जो टेन्योर रहता है इन एमपीस का, इन मेंबर्स का, वो रहता है 6 साल का। और राज्यसभा हमारा परमानेंट हाउस है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, ये मेंबर आते हैं, मेंबर चले जाते हैं, क्लियर। बट राज्यसभा वहीं की वहीं रहती है। तो हमारे पास हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 250, 250। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या बात करता है, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट लोकसभा सीट्स इन इंडिया? अब देखिए लोकसभा की सबसे हाईएस्ट सीट्स इनमें से किस स्टेट में है? देखिए लोकसभा की जो सीट्स होती है ना, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये सीट्स जो है ना ये पॉपुलेशन के आधार पर बांटी जाती है, ये जनसंख्या के आधार पर इनका विभाजन किया जाता है, इन सीट्स को बांटा जाता है तो पॉपुलेशन के आधार पर। तो पॉपुलेशन के आधार पर अगर हम इन स्टेट्स में से बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला जो हमारा राज्य है यहाँ पर बनता है, इस स्टेट में यहाँ पर 80 सीटें हैं लोकसभा की, यह है उत्तर प्रदेश, यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की, महाराष्ट्र में 48 है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। तो सबसे ज्यादा सीट्स इन ऑप्शंस में से उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है यहाँ पर 80 सीटें, क्लियर, 80 सीटें उत्तर प्रदेश की है। और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पे हम बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में, जैसे मैंने बताया कि 48 सीटें हैं, उसके बाद बिहार में 40 सीटें हैं, और मध्य प्रदेश में जो ऑप्शन था 29 सीटें हैं, 29 सीटें हैं। चलिए
आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लुक ईस्ट पॉलिसी इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर। देखिए इस क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, इनमें से किस प्रधानमंत्री ने लुक ईस्ट पॉलिसी चलाई थी। लुक ईस्ट पॉलिसी, तो देखिए लुक ईस्ट पॉलिसी थी क्या, सबसे पहले तो हम इसी की बात कर लेते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, हम हमारे ऐसे देशों के साथ संबंध बनते हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, हम ऐसे स्टेट्स, ऐसी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन बनाने लगे हुए हैं जो हमसे काफी दूर है। बट व्हाट अबाउट आवर ईस्टर्न कंट्रीज, हमारे जो ईस्टर्न कंट्रीज है, ठीक है, उनकी तरफ हमारे कोई रिलेशंस नहीं है, हमारे कोई संबंध नहीं है, जस्ट लाइक थाईलैंड, मलेशिया, ऐसे देश। तो इसी के चलते हुए हमारे एक प्रधानमंत्री ने 1991 में एक पॉलिसी चलाई थी, लुक ईस्ट पॉलिसी, की इंडिया को अपनी ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, इनके साथ रिलेशन बनाने चाहिए। और इसी लुक ईस्ट पॉलिसी को बदलकर 2015 में मोदी सरकार ने बना दिया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये कोई और नहीं, ये थे पीवी नरसिम्हा राव जी। पीवी नरसिम्हा राव जी, पीवी नरसिम्हा राव जी जो 1991 से लेकर 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, तो इन्होंने अपनी सरकार के दौरान ये पॉलिसी चलाई थी, दैट इज लुक ईस्ट पॉलिसी। और मोदी सरकार ने 2015 में इसको बदल के बना दिया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज की बात करता है। आर्टिकल 356 की यहाँ पे बात होती है। तो देखिए आर्टिकल 356 यहाँ पर बेसिकली इमरजेंसीज के हिस्सा है, इमरजेंसी का हिस्सा है। तो डीपीएसपी की बात तो नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि डीपीएसपी तो हमारे पास आर्टिकल 51 तक ही है। उसके बाद हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात नहीं करता है, ये 343 से लेकर 351 तक हमारे पास लैंग्वेज के आर्टिकल्स है। एंड स्पेशल स्टेटस टू कश्मीर ये 370 था। तो ये ना तो इसकी बात करता है, ना इसकी बात करता है, ना इसकी बात करता है। बात यहाँ पे होती है इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट्स, ठीक है। देखिए हमारे पास भारत में ना तीन तरह की इमरजेंसी है, तीन तरह की इमरजेंसी। एक है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 के तहत लगती है। उसके बाद हमारे पास आती है स्टेट इमरजेंसी, ये स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 के तहत आती है। और उसके बाद आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है ये आर्टिकल 360 के तहत यहाँ पे इंप्लीमेंट की जाती है। और यहाँ पर बेसिकली आर्टिकल 356 जो है, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी की बात करता है। इसी को हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, इसी को हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, इसी को हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। क्लियर, इसी को हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। दैट इज आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर तीन तरह की इमरजेंसी हमारे पास होती है और आर्टिकल 356 यहाँ पे बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल की या फिर स्टेट इमरजेंसी की। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, इसका हमारा आंसर होता है। तो इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट हमारे कुछ फ्री एंड पेड इनिशिएटिव चल रहे हैं जिनको यहाँ पर बताया गया है, आप देख सकते हैं। एचपी इकोनॉमिक सर्वे और हिमाचल जी के पास्ट ईयर पेपर डिस्कशन, करंट अफेयर्स मैगजीन, ये सब हम आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। और कुछ पेड कोर्सेज भी हमारे चल रहे हैं। ये है यहाँ पे हमारा शेड्यूल जो हमारी क्लासेस का रहता है। हमारे बैचेस को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड किसी भी तरह का डाउट अगर आपको क्लास के दौरान रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।